डाटा चाहिए। जवाई अभी तक है तो आया क्या सर? लिख रहे हैं ये लिखने वाले जावा वाले। हाँ, ये पावरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जावा अपने आप में बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये करीब 20-22 साल तक टॉप पर रही। ये मतलब 96 में शुरू हुआ था इसका, और इतना ज्यादा मतलब इसका यूज तो जावा आती थी तो आप तुरंत यूएस जा सकते थे, मतलब इतना ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज थी। और करीब तक 20 साल तक, ये 20-22 साल तक टॉप पर रही है लैंग्वेज, ठीक है। अब ये थोड़ी सी हमारी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट है, बदल गई है, डाटा एनालिसिस वाली ज्यादा चीजें होने लगी हैं, तो अब इसका थोड़ा सा यूज वो हो गया, सैचुरेशन होता है। कोई भी चीज होता है, हर चीज का क्या होता है, सैचुरेशन लेवल होता है। सैचुरेशन लेवल पे पहुंचने के बाद क्या होगा, कितना बढ़ेगा, बढ़ने के एक जगह तो पॉइंट आएगा जहाँ पे उसको रुकना होगा, तो बस वही ये सैचुरेशन पॉइंट इसका आ चुका है। हाँ, अब मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि अब पाइथन उतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, वो ज्यादा यूज होने लगी, चीजें आती रहती है मार्केट में। स्केला यूज होती है, कोड लैंग्वेज है, तो वो बिग डाटा एनालिटिक्स में हम यूज करते हैं स्केला, तो स्पार्क में डिफॉल्ट लैंग्वेज है। तो एचडीएफएस हमने हडूप में बताया था, हडूप में ये दो चीजें हैं। हडूप के पास में क्या है, एक एचडीएफएस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, एंड मैपरेड्यूस। तो जो बड़ी बड़ी फाइल है, ठीक है, बड़ी फाइल को हम कैसे मैनेज करेंगे हमने बताया, ठीक है। हडूप के पास अपना कुछ नहीं है, ये क्या करता है, क्लाइंट के पास ही सारी चीजें रहती है। भाई जैसे आपका बॉस है, बॉस के पास ना तो एक फाइल होगी, ना वो कोई एक काम करेगा, ठीक है। उसके पास तुरंत फाइल आई, मैडम सॉरी मैडम, ठीक है। ये यहाँ पे बॉस कौन है, हडूप जो सिस्टम है, सर्वर है, ठीक है। उसका काम, जैसे कोई काम आया, फाइल आई, साइन करके तुरंत ये उनके पास रख दो। फाइल किसके पास होगी, किसी एम्प्लॉय के पास। डाटा किसके पास होगा, क्लाइंट मशीन पे। हडूप के पास कोई डाटा नहीं होगा, वो एकदम क्लीन होगा। जैसे कोई काम आया, तुरंत काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई ये काम तुम लोग करते रहो, सबको काम पे लगा दिया। मेरे साथ भी रहेगी, उनके दिमाग में बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती है, वो हमें लग रहा है, बट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना ये सबसे बड़ा काम होता है। हाँ, मेंटल रहेगा। तो वहाँ पे जो चीजें होंगी, बस वो एक्चुअल काम नहीं होगा, बट एक्चुअल काम को मैनेज कैसे करना है वो काम रहेगा, ठीक है। वो खुद कोई काम नहीं करेंगे, नोट शीट खुद नहीं बनाने बैठेंगे, भाई नोट शीट बना रहे हैं या किसी को कुछ परचेज करना है तो खुद कर रहे हैं, खुद नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, बोल देंगे एम्प्लॉय को, बोले ये काम करो। तो ऐसे यहाँ पे जो सर्वर है हमारा, सर्वर खुद कुछ काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जो क्योंकि डाटा कहाँ पे है, ठीक है, डाटा कहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे पड़ा हुआ है। इसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जियोग्राफिकली अलग अलग लोकेशन पर स्टोर है, क्योंकि डाटा इतना बड़ा है, एक जगह पर हम स्टोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो इतनी सारी फाइल है यहाँ पर, एक फाइल अगर सारी फाइल है अपने बॉस ही अपने कमरे में रख के बैठ जाएगा तो वो तो फाइलों के बीच में दब जाएगा, ठीक है, यूज नहीं करोगे, क्योंकि इतनी सारी फाइलें होंगी। तो फाइल सारी कहाँ होती है, एम्प्लॉय के पास में, जो जिससे वही परचेज सेक्शन, सारी फाइल परचेज सेक्शन में, एचआर वाले सारे फाइल वहां पे, तो हर एक से रिलेटेड फाइल वही होगी। बहुत सबके पास कोई फाइल, उसको जब जरूरत होगी, ठीक है, तब वो वहां से मंगा लेगा, भाई हमें इसकी जरूरत है, चलो इस बंदे को कॉल किया, भाई तुम्हारे पास ये फाइल है, इससे नोटिंग बढ़ा के लाओ, या जो भी काम करना है। तो उसी तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इसमें यूज होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और एक मैपरेड्यूस। मैपरेड्यूस मतलब क्या है, जब भी कोई काम आएगा इसके पास में, ये काम करना है, तो ये क्या करेगा, काम को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोगों के बीच में। और लोग कौन है, सब है, ठीक है। ये अपने आप में कोई एप्लीकेशन है या कहां से जनरेट कैसे होगा? सर हडूप एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। किसके किस बेसिस पर ये नाम आया? सर इनके नाम थोड़े से अजीब से रहते हैं। हडूप उस समय हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, नाम दे दिया था उन्होंने, ठीक है, हडूप। हाँ सर, ये नाम ऐसे रहते हैं, जावा का नाम रख दिया, पाइथन का नाम जैसे रख दिया, पाइथन स्लेब होता है, बट वो सर्कस के शौकीन थे, जिसका नाम पाइथन था तो पाइथन रख दिया। तो ऐसे ही हर एक चीज के नाम होते हैं। नहीं, एब्रीवेशन नहीं, हडूप इज नॉट एब्रीवेशन, ठीक है, हडूप नाम है, एब्रीवेशन नहीं है। तो ये जो हडूप है, हडूप जैसे एचडीएफएस है, एचडीएफएस की एब्रीवेशन है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है कि अलग अलग लोकेशन पे डाटा स्टोर है, ठीक है। तो पहले हमने बताया, पहले जो काम होता था वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी यूज करके होता था, एक सर्वर होता था हमारा, उसी पे सारा डाटा स्टोर है। और जो क्लाइंट है, क्लाइंट सारे आ रहे हैं, सर्वर के पास आ रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी। प्रॉब्लमेटिक ऐसे थी कि जब तो सर्वर होता है, सर्वर की एक लिमिट होती है, कोई भी मशीन हो, हर मशीन की एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड वो मशीन काम नहीं कर सकती। बट डाटा हमारा क्या हो गया, बियॉन्ड लिमिट हो गया,
ठीक है। तो फिर अब एक जगह हम डाटा नहीं रख सकते, तो फिर बोलते थे भाई अब इसके लिए फिर यही है कि जो नॉर्मल पीसी है उनको यूज किया जाए, ठीक है। आपके पास एक पीसी है, एक वहां क्लाइंट बना दिया, इनके पास एक पीसी है, एक वहां क्लाइंट बना दिया, और फिर क्या किया, इनको हम यूज कर देंगे, ठीक है। कुछ डाटा यहाँ स्टोर किया, कुछ डाटा यहाँ पे स्टोर किया, तो वो सारी चीजें इसमें आगे चल के अभी और क्लैरिटी हो जाएगी। या yet another resource negotiator हमने बताया, ये दो तो इसके अपने खुद के टूल है, बाकी इसके सपोर्टिंग टूल भी ये यूज कर लेता है, HBase है, Hive है, Yarn है, ये इसके सपोर्टिंग टूल है जो अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। Hadoop आर्किटेक्चर, तो ये हमारा वेन डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये है मास्टर, ठीक है, मास्टर या फिर बॉस, ठीक है। तो मास्टर है, मास्टर के पास में क्या है, एक तो है टास्क ट्रैकर और एक है जॉब ट्रैकर, ठीक है। तो इसके पास कोई काम आता है, काम करना है, तो ये क्या करेगा, तो काम है, काम को काम भेजेगा। हाँ, तो ये जो काम है, ये जो मास्टर है, ठीक है, ये इसके पास में ये दो कंपोनेंट है, ठीक है, टास्क ट्रैकर है, जॉब ट्रैकर, और दो इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, और नेम नोड है, डेटा नोड। ये चार पार्ट्स इसके पास है, या ये चार कंपोनेंट है, या ये चार तरह के काम करता है, ठीक है। टास्क ट्रैकर, जॉब ट्रैकर, नेम नोड, डाटा नोड। और जो स्लैब है, स्लैब के पास में ये दो चीजें, टास्क ट्रैकर है, डेटा नोड, ये इसके पास में सिर्फ दो चीजें। अब इन चारों चीजों के हम समझते हैं क्या क्या ये चीजें हैं। तो बेसिकली Hadoop distributed file system is distributed file system for Hadoop. The architecture consists single name node, ठीक है, सिंगल नेम नोड है। नेम नोड किसके पास में है, सर्वर के पास में, बॉस के पास, ठीक है, नेम नोड। अब नेम नोड क्या है ये, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे पास में एक 10 टेराबाइट की डाटा हुई, ठीक है, 10 TB की एक फाइल है। अब फाइल क्या है, एक पोर्शन उसका एक मशीन पर रखा, दूसरा पोर्शन दूसरी मशीन पर रखा, तीसरा पोर्शन तीसरी मशीन पर रखा, ठीक है, अलग अलग जगह पे काट हो दिया है। पर अभी ट्रैक कौन करेगा भाई, कौन सा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये भी तो हमें ट्रैक रखना होगा कि फाइल, वो वाली फाइल किसके पास है, ये पोर्शन किसके पास है, तभी तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो वो काम यहाँ पे होता है, काम पे नेम नोड के अंदर। नेम नोड परफॉर्म द रोल ऑफ मास्टर एंड मल्टीपल डाटा नोड परफॉर्म द रोल ऑफ द स्लैब। बोथ नेम नोड एंड डाटा नोड आर कैपेबल इनफ टू रन ऑन कमोडिटी मशीन। कमोडिटी मशीन मतलब नॉर्मल मशीन, इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी मशीन चाहिए, बहुत उसका प्रोसेसर हाई होना चाहिए, या रैम हाई होना चाहिए, या फिर उसका वो बड़ा होना चाहिए हार्ड डिस्क, कुछ नहीं, नॉर्मल मशीन है, उसको हम एज ए क्लाइंट या एज ए स्लैब यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल टर्म यूज करते हैं मास्टर एंड स्लैब। मास्टर मतलब बॉस, जो बैन सर्वर है वो मास्टर है, और दूसरी जो मशीन है उनको होते हैं स्लैब। So both name node and data node are capable enough to run on commodity machine. Commodity machines पे हम रन कर सकते हैं इन चीजों को, नॉर्मल जो पीसी होते हैं हमारे वहाँ रन कर सकते हैं। तो एनी मशीन दैट सपोर्ट जावा लैंग्वेज, उसमें जावा इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि जावा एनवायरनमेंट में ये काम करती है, जावा में लिखा हुआ है, जावा की प्रोग्रामिंग है। तो JVM सॉफ्टवेयर है, जावा वर्चुअल मशीन जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, कोई बड़ा काम नहीं है। So any machine that support जावा लैंग्वेज, उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए स्लैब। Then name node is responsible for storing metadata। एक और टेक्निकल वर्ड आ गया, metadata। metadata क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। इसमें एक्चुअल डेटा नहीं है, बट जो एक्चुअल डेटा है उसका बारे की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर है। तो metadata मींस डेटा अबाउट डेटा। तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि एक पोर्शन फाइल इनके पास है, एक इनके पास है, एक इनके पास है, तो उसकी डिटेल हमें रखनी पड़ेगी अपने पास में कि यहाँ से यहाँ तक के रिकॉर्ड इनके पास में, यहाँ से यहाँ तक के रिकॉर्ड इनके पास में। जैसे कहते हैं भाई हमने ये काम इनको दिया हुआ है, ये काम इनको दिया हुआ है, ये काम इनको दिया, तो उसको हम ट्रैक भी रखते हैं अपने पास, एक डायरी मेंटेन करते हैं या जो भी एक मेंटेन करते हैं। तो हमें पता है, उसको पता है कि भाई उसमें कहाँ कहाँ पे डाटा रखा हुआ है, या किस किस को क्या क्या काम दिया हुआ है। दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो क्या कौन कौन सी फाइल किसके पास है, और दूसरा मतलब डाटा और उसका वो प्रोसेसिंग उसके ऊपर, ठीक है। टेक्निकली देखें तो दो चीजें हैं, डाटा और प्रोसेसिंग। डाटा कहाँ पे है और प्रोसेसिंग मतलब कैसे होगी। तो ये जो हमारा ये नेम नोड है, ये वो इंफॉर्मेशन रखता है सारी सारी डाटा के बारे में, डाटा की साइज क्या है, डाटा किस तरह का डाटा है, और वो किस मशीन पर स्टोर है, उसकी सारी लोकेशन वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अपने पास रखता है। तो इसको पता रहता है सारा एक्चुअल में डाटा किसके पास है।
तो अब एक्चुअली में क्या, जो बॉस है, बॉस होता है, बॉस को सारी चीजें याद नहीं रहती, तो बॉस क्या करता है, अपने से पीए रखता है कुछ, ठीक है, जो सारी चीजों को ट्रैक करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए नेम नोड क्या एक तरह का पीए है बॉस का, ठीक है। तो ये एक जो चीज है कि किसके पास कौन कौन सा जो डाटा दिया हुआ है उसका अपना हिसाब किताब करना है इसको। और जो एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा तो कहीं और स्टोर है, ठीक है। बस इसके बाद क्या है, मेटा डाटा, एक्चुअल डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन। सो इट इज ए सिंगल मास्टर सर्वर, ठीक है। जो सर्वर होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। सर्वर होता है, मास्टर होता है, वो सिंगल होता है, ठीक है। बट दिखने में वो सिंगल है, टेक्नोलॉजी में क्या है, दिखने में वो सिंगल है, कई सारे उसके बैकअप सर्वर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। बैकअप सर्वर क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इन केस अगर इसमें कुछ फेलियर हो जाए सर्वर में तो तुरंत हम बैकअप सर्वर से यूज कर पाए, रिकवर कर पाए। तो प्रैक्टिस मतलब देखने में वो एक ही होगा, बट इंटरनली वो मैनेज होते हैं, कई सारे सर्वर्स भी हो सकते हैं, या वो कई लोकेशन पे उसकी रेप्लिका बना के रखी होती है। इट इज ए सिंगल मास्टर, इट इज सिंगल नोड एंड मे बिकम रीजन सिंगल पॉइंट फेलियर। तो जो हडूप है, हडूप अगर सर्वर है जो, या हमारा मास्टर है वो अगर फेल हो गया क्योंकि वो सिंगल है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसके भी बैकअप रखे जाते हैं, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो फिर दूसरा जो सर्वर है वो काम में आ जाए। इट मैनेज द फाइल सिस्टम। डेटा नोड, डेटा नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द एक्चुअल डाटा। जो स्लैब है हमारा, स्लैब है उसके पास में एक्चुअल डेटा है, ठीक है। डेटा स्टोरेज, डाटा नोड स्टोर द एक्चुअल डाटा ब्लॉक्स दैट मेक अप फाइल्स इन HDFS. These blocks are typically replicated. अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज हो रहा है, replicated। भाई जो डाटा है, ठीक है, एक क्लाइंट है, ठीक है, हमने सपोज 10 टीबी का डाटा है, एक टीबी वहाँ, एक टीबी यहाँ, एक टीबी यहाँ, एक टीबी यहाँ रख दी, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल मशीन है, नॉर्मल पीसी है, नॉर्मल कंप्यूटर है, भाई कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, हमारा तो वो डाटा चला गया, ठीक है। तो फिर उससे प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। भाई हमारे पास में 10 GB डाटा था, 10 GB डाटा था, हमने 1 GB डिस्ट्रीब्यूट करके 10 लोकेशंस पे। तो अब वो डाटा सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, अब एक मशीन उसमें से खराब हो गई तो हमें फेलियर तो पसंद नहीं, क्योंकि ये इतने बड़े एनवायरनमेंट में काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो फेलियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बैकअप, सिंपल सा रेप्लिका। बैकअप क्या होता है, उसको रेप्लिका, कि भाई जो एक फाइल, जो 1 TB की जो डाटा रखी उसको हम एक जगह ना रख के 3 जगह रखेंगे, ठीक है। एक जगह रखे ना, हम क्या करेंगे 3 जगह रखेंगे, ठीक है। एक कॉपी यहाँ, एक कॉपी यहाँ, एक कॉपी यहाँ। तो मैन वहां से काम चल रहा है, बट जब हमें पता चला उससे कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसका भी एक मैकेनिज्म रहता है, हार्ट बीट वगैरह, मतलब टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं है। तो सिग्नल्स आते रहते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि वो एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव नहीं है तो फिर हम देखेंगे भाई उसकी रेप्लिका कहाँ पे है। ये कहाँ से पता चलेगा हमें, जो हमारा नेम नोड है, क्योंकि नेम नोड के पास में सारी इंफॉर्मेशन है कि भैया ये कॉपी इसकी यहाँ पे, कॉपी यहाँ पे, कॉपी यहाँ पे, वो फेल हो गया तो दूसरी कॉपी वाले को यूज कर लो, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट 3 जगह पे स्टोर किया जाता है सेम डाटा, उसके 3 रेप्लिका बनाए जाते हैं, उसको कब ज्यादा भी कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। So data storage, data node store the actual data blocks that make up files in HDFS. तो वही सारी चीजें हैं, ब्लॉक स्टोरेज। और इसमें भी क्या, क्योंकि ये जो डाटा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जो रेप्लिका बनाते हैं वहां पे भी एक चीज का ध्यान रखते हैं कि ये जो एक एरिया में ना हो। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समझ रहे हैं कि जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक इस कंट्री में डाटा है उनका, एक उस कंट्री में, इस कंट्री में। तो ये क्या करेंगे, यहाँ के डाटा को, ठीक है, जो रेप्लिका बना रहे हैं वो किसी दूसरी कंट्री के सिस्टम पे बनाएंगे रेप्लिका, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक ही एरिया में वो रेप्लिका नहीं बनाएंगे। रेप्लिका बनाने के लिए भी वो दूर से, बहुत दूर से लोकेशन पे जो मशीन होगी वहां पे रखा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है रैक। एक रैक के अंदर हम रेप्लिका नहीं बनाते, जो अलग अलग रैक होती है, रैक मतलब अलग अलग रीजन, अलग अलग एरिया, तो अलग अलग रैक के अंदर उसके रेप्लिका हम रखते हैं। तो डाटा रेप्लिकेशन, हडूप यूजेस डाटा रेप्लिकेशन टू इंश्योर फॉल्ट टॉलरेंस। टेक्निकल टर्म यूज करते हैं इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस। कोई भी फॉल्ट आए तो ऐसे केस में हम उससे डाटा को तुरंत रिकवर कर सकते हैं। रिकवर कैसे करें, क्योंकि उसकी रेप्लिका है हमारे पास। तो एक तो ये काम हो गया। एक होता है टास्क शेड्यूलर, ये तो डाटा से रिलेटेड काम हुआ। हाँ, देखो इसमें हार्टबीट एंड ब्लॉक रिपोर्ट, तो ये हम हर एक जो नोड है, हमारे जो स्लैब है, उनसे एक सिग्नल एक टाइम के उसमें पास करते रहते हैं, हाँ भाई वो एक्टिव है, बस इसलिए, बाकी नहीं है कुछ।
जैसे परिचितों को फोन करते रहते ना, हाँ भाई हेलो, हाँ हाल चाल पूछ लेते हैं, ठीक है सही सलामत हो, ठीक है, बस कुछ काम नहीं था तो भी हम हाल चाल लेने के लिए फोन कर लेते। तो वो ये जो स्लैब है, स्लैब के हाल चाल लेने के लिए ये जो सिग्नल भेजता है उसको बोलते हैं हार्ट बीट सिग्नल, ठीक है। तो एक सिग्नल भेज देता, वहां से रिस्पॉन्स आ जाता, तो इसको पता चल जाता हाँ भाई वो एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि इसको पता कैसे चलेगा कि वो एक्टिव नहीं है भाई, जब काम करने बैठे उसी समय पता चला तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें पहले पता लग जाए कि वो ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो हम और ज्यादा अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो चीज जब काम आएगा तब हमें पता चलेगा कि नहीं वो तो मशीन ही काम नहीं कर रही, तो फिर और ज्यादा उसको टाइम लग जाएगा रिकवर करने में। तो हम पहले ही मतलब एक टाइम पे जितने भी एक्टिव वो कनेक्टेड हैं उसको एक सिग्नल, हार्ट बीट सिग्नल भेजते हैं, तो वो आ जाता, तो हमें पता लग जाता हाँ वो एक्टिव है, सही सलामत है, तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसे पता लगा हमें हार्ट बीट का सिग्नल नहीं आया, पता लगा वो एक्टिव नहीं है, तो फिर देखें उसका रेप्लिका इसको बनाया है, तुरंत उसको फिर एक्टिव करो, वहां से डाटा को रिकवर करके। तो डाटा नोड फेलियर ऐसे हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। देन जॉब ट्रैकर, ठीक है। तो एक तो नेम नोड था जहाँ पे वो सारी चीजें होती थी किसकी फाइल से रिलेटेड, अब एक है जॉब ट्रैकर, ठीक है। उसके दो पीए हैं, जो बहुत से दो पीए हैं, ठीक है। एक नेम नोड है, नेम नोड डिसाइड करेगा कहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स रखी हुई है, जो वाला पीए है। दूसरा पीए है जॉब ट्रैकर, जॉब ट्रैकर ये रखेगा किसको क्या काम दिया हुआ है, जो बॉस है, बॉस तो बिजी है, उसको नहीं पता मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज है, तो दूसरा जो पीए है उसको दिया तुम ये जॉब ट्रैक करो, हमने इसको ये काम दिया, इसको ये काम दिया, ठीक है। अब उसको ट्रैक करो वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो ये काम है। जो दूसरा पीए है वो कौन है, जॉब ट्रैकर, ठीक है। तो ये काम का हिसाब किताब रखता है। पहला वाला पीए किसका हिसाब किताब रखता है, डाटा का। जो नेम नोड है वो किसका हिसाब किताब रखता है, डेटा का, कि कौन कौन सी फाइल या फाइल का कौन कौन सा पोर्शन, कौन कौन सा डाटा किस किस मशीन पे है। दूसरा क्या है, ये जॉब ट्रैकर, ये जॉब ट्रैकर देखो किस किस पर्सन को क्या क्या काम दिया हुआ है, काम का हिसाब किताब रखता है। तो ये दो चीजें हैं इसके अंदर। टास्क ट्रैकर, टास्क ट्रैकर कहां पे होगा, स्लैब के पास में, भाई जो बॉस है, मास्टर है, उसके पास में दो चीजें हैं, नेम नोड और ये जॉब ट्रैकर। अब क्लाइंट के पास में क्या है, क्लाइंट के पास में क्या है, टास्क ट्रैकर और एक्चुअल जो डाटा है वो भी। एक्चुअल डाटा उसके पास नहीं है, एक्चुअल डाटा बॉस के पास नहीं है, एक्चुअल डाटा किसके पास है, क्लाइंट के पास, स्लैब के पास, जो स्लैब है वहां पे एक्चुअल डाटा है, ठीक है। तो एक्चुअल डाटा है, देन उसके पास में टास्क ट्रैकर भी है कि भाई हमें क्या काम मिला था, हमने ये काम कर लिया कि नहीं, वो भी तो उसको रखेगा। ये जो पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको भी चार काम असाइन हो जाते हैं, तो उसको भी फिर वो ट्रैक करने होते हैं कि हाँ भाई ये काम हमने कर लिया, ये काम हमने कर लिया, डायरी मेंटेन करते हैं आप लोग, हम लोग कैसे यहाँ पे भी टास्क ट्रैकर होता है, फिर मेंटेन कर लेता है कि हाँ भाई ये काम हो गया। तो टास्क ट्रैकर और इसके पास में एक्चुअल डाटा, ये दो चीजें होती हैं स्लैब के पास। मैप रिड्यूस, ठीक है। मैप रिड्यूस कम्स इनटू एप्लीकेशन व्हेन द क्लाइंट एप्लीकेशन सबमिट्स द मैप रिड्यूस जॉब। तो ये जो मैप रिड्यूस है, हमने अभी डिस्कस किया था कि काम करना है, ठीक है, कोई नया काम आता है, तब फिर ये काम को हम मैप रिड्यूस के थ्रू तो प्रोसेस करते हैं। तो मैप रिड्यूस में होता क्या है, फाइल स्टोर करने के लिए तो हमने HDFS यूज कर लिया, अब काम करने के लिए हम यूज करते हैं मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस में बेसिकली काम, जैसे हमें रिक्वायरमेंट ये काम करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे हमने डिवाइड कर दिया, भाई इनको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, पैरेलल प्रोसेसिंग। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि एक आदमी मतलब भैया सीक्वेंशियल तरीके से काम करेंगे तो वो नहीं होता है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए हम काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो वो जो काम को डिवाइड करने वाली जो फेस है, ठीक है, जो काम को डिवाइड कर रहे हैं उस फेस को बोलते हैं क्या, मैपिंग, मैप कर देना। ये पर्सन इस काम को करेगा, उसको उस काम से मैप कर दिया, उसको उस काम से मैप कर दिया। देन नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे, रिड्यूस। हाँ भाई जब तुमने काम कर लिया अपना, तो तुम आउटपुट लेके हमारे पास आओगे, ठीक है, जो भी हमने तुम्हें काम दिया तुम आउटपुट लेके हमारे पास आओगे, ये भी आउटपुट लेके आएगा। फिर जो भी हमें उसको यूज करना है, रिड्यूस कर लेंगे हम उसको अपने हिसाब से, फिर हमें जैसे यूज करना है हम यूज कर लेंगे। तो ये दो स्टेप में काम होता है मैप, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैप रिड्यूस। काम को बांट देना और फिर जो आउटपुट आया उसको इकट्ठा कर देना। तो ये पहले स्टेप में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, मैप में फंक्शन कॉल किया, सेकंड में रिड्यूस फंक्शन कॉल किया, तो इस तरह हमें आउटपुट मिल जाता है। तो रिकॉर्ड रीडर भी एक होता है जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए एक छोटी सी स्टेप होती है। द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड रीडर टू बैक द रिकॉर्ड
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग की वैल्यू पेयर इन ए मैप फंक्शन। तो हमने कहा इसमें जो डाटा होता है, डाटा किस तरह का होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू मतलब जैसे हमने बताया कि मेल आप स्टोर कर रहे हैं अपनी हार्ड डिस्क पे, तो आप कैसे स्टोर करोगे भाई, उसको मेल को एक नाम दे दो कि ये इन पर्सन से मेल आई है और उसकी एक्चुअल मेल का कंटेंट होगा। ठीक है, तो की क्या होगी, उस पर्सन का नाम होगा, एक्चुअल कंटेंट क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डाटा नहीं है। जब डाटा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हमें होगी। तो उसको हम की वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए। ठीक है, कि डाटा किस तरह का, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटा है, इमेज वाला डाटा है हमारे पास में, या फिर ऑडियो डाटा है, तो अलग अलग डाटा के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर इसके साथ यूज होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो रिकॉर्डिंग करें, ये क्या कर रहा है, की वैल्यू के फॉर्म में हमें डाटा को कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी की है, इसकी वैल्यू, जैसे ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई का नाम ये है। ठीक है, एम्प्लॉई नेम देन उसका एक्चुअल नेम, एक्चुअल है एम्प्लॉई डेजिग्नेशन देन उसकी एक्चुअल डेजिग्नेशन। तो ये की वैल्यू के फॉर्म में वैल्यू स्टोर होती है या मैनेज होती है इसके अंदर। So a map is nothing but a user-defined function whose work is to process the tuple obtained from record reader। तो इससे जो डाटा मिला हमें रिकॉर्ड रीडर को के पास, हमने एक डाटा दे दिया, बहुत बड़ा डाटा दे दिया, ईमेल का डाटा या डॉक्यूमेंट, और उसने पूरे के पूरे डाटा को ब्रेक कर दिया किसमें, की वैल्यू पेयर में। देन वो जो की वैल्यू पेयर है वो इसके पास है, मैपर के पास है। So a map is nothing but a user-defined function whose work is to process the tuples obtained from। तो उससे जो भी रिकॉर्ड मिले उनको उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस कैसे करना है, इनपुट डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स। तो जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, देन मैप फिर अप्लाई ए यूजर डिफाइंड फंक्शन मैप फंक्शन टू ईच चंक ऑफ डाटा इंडिपेंडेंटली। और ये तो अलग अलग स्लैब पे ये काम हो रहा है। ठीक है, ये काम कहाँ पे हो रहा है, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन से वहां पे ये काम हो रहा है। ठीक है, सर्वर के पास ये काम नहीं हो रहा। जो भी प्रोसेसिंग वाला काम है, जो भी डाटा स्टोरेज वाला काम है, सब कहाँ हो रहा है, क्लाइंट के पास। ठीक है, सर्वर के पास इंस्ट्रक्शन दे दी है सबको, उसका काम खत्म। अब उसको ट्रैक करना है कि हाँ कहाँ से आउटपुट आया, कहाँ से आउटपुट नहीं आया, वो उसका काम रहेगा। Combiner is used to grouping the data in the map workflow। एक एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आगे चल के। Then shuffle and sort। तो जब हमने 10 लोगों से बोल दिया ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है, अब जो 10 लोगों ने हमें आउटपुट दिया तो हमने आउटपुट को क्या कर देंगे, आपस में सफल कर देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि हम उससे जो एक्चुअल चीजें हैं वो उससे छांट सकें। ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया कि जो रिजल्ट का डाटा था हमें मालूम करना है टॉप 10 लोग कौन रहे हमारे इसमें रिजल्ट में। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो डाटा है 1 TB का वहाँ, 1 TB का वहाँ, तो सबसे बोल दिया भाई तुम अपने अपने 10 जो हाईएस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड दो, इनसे भी ले लिया, इनसे भी ले लिया। ठीक है, बट अभी भी हमें ये नहीं पता चला है कि टॉप 10 रिकॉर्ड कौन से हैं। वो कब पता चलेगा जब हम सबको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक जो एरिया वाला सोचता है कि यही टॉप 10 है, ये तो उसके हिसाब से है, हो सकता है दूसरे वाले के उसमें कुछ और निकाला है। तो जब सबको मिक्स करेंगे तब हमें पता चलेगा कि टॉप 10 वाले कौन से हैं रिकॉर्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सफल एंड सॉर्ट। तो सफल सॉर्ट करने से वो चीजें हमें पता लग जाती हैं। Then using shuffling process, the system can sort the data using the key value। बस इसको यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है छोटा सा, इससे समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली कि ये काम कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले सपोज ये कि हमारे पास में बहुत बड़ा डाटा है, अपने सिर्फ 3 सेंटेंस लिए हैं। ठीक है, बट ये क्या है, हमारे पास में बहुत बड़ा डाटा है, सारे प्रोडक्ट्स की सेल है हमारे पास में, और हमें मालूम करना है कि भाई तो जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। ठीक है, हमें ये मालूम करना था कि हमें पता चल जाए कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से है, कुछ भी डाटा हो सकता है। तो ये यहाँ पे डाटा बहुत सारा है, बट हमने 3 सेंटेंस ले लिए। ये 3 सेंटेंस है, इसमें डियर बियर रिवर, कार रिवर, डियर कार बियर, जो भी है रेंडमली कुछ वर्ड ले लिए हमने। अब इसको देखेंगे वो प्रोसेस कैसे करेगा, बहुत ह्यूज डाटा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये डाटा क्या हुआ, स्प्लिट किया है क्या क्या, ये वाला जो पहली लाइन है वो एक मशीन को दे दी कि तुम इसको प्रोसेस करो। सपोज ये 1 TB डाटा है, ये एक मशीन को दे दी तुम प्रोसेस करो। दूसरी वाली लाइन है वो एक दूसरे सिस्टम को दे दिया, स्लैब को दे दिया तुम इसको प्रोसेस करो।
तीसरी वाली जो लाइन है वो उसने थर्ड पीसी को दे दी कि तुम इसको प्रोसेस करो। सबको 3 लोगों को 3 स्लैब को काम पे लगा दिया, तुम्हें अपना अपना काम करो। अब काम क्या करना है, ठीक है, स्प्लिट हो गया, ये हमारा रिकॉर्डर में काम कर दिया, की वैल्यू पेयर में इसको डिवाइड कर दिया रिकॉर्ड को, और ये देते इसको मैपर को, ठीक है। अब मैपर आया, मैपर ने काम किया, काउंट किया, डियर कितनी बार आया 1 बार, बियर कितनी बार आया 1 बार, रिवर्ट कितनी बार आया 1 बार, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में ये डाटा अपना यहाँ पे दिख रहा है, बियर 1 बार, बियर 1 बार। देन यहाँ पे देखा इसने कार 1 बार, कार 1 बार, ठीक है, कार 1, जो भी वर्ड मिलता है इसको ये 1 करके मार्क कर रहा है। अभी तो ये सिंपल, क्योंकि ये बेसिक स्टेप फॉलो कर रहा है। देन रिवर 1, जैसे डियर कार, डियर 1, कार 1 है, बियर 1। तो ये सारा हमें की वैल्यू के फॉर्म में हमें काम मिल गया। बस इस काम को अभी हमें क्या करना है, सफल करना है। इसको क्या करना है, हमें सफल करना है, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा एक्चुअल में है कैसे। तो जब इसको सफल किया तो सफल कैसे होगा, इसको हमने सबके पास भेज दिया, एक का डाटा एक में दूसरे तीसरे के पास भेज दिया, दूसरे का डाटा अपने तीसरे चौथे के पास भेज, तो सबने अपना डाटा सबके पास में भेज दिया और बोल दिया कि भाई तुम सॉर्टिंग के हिसाब से पहला डाटा अपना काउंट कर लो, ठीक है। तो इसने काउंट किया बियर, तो इसने बियर जब काउंट किया, इससे लेके एक बियर यहाँ मिला, एक बियर यहाँ मिला, तो इसने लिखा बियर 1,1, उसको 2 बार दिया, ठीक है। देन ये कार, इसने जब कार देखी तो कार वहां पे लिए, एक कार यहाँ पे, एक कार यहाँ पे, 1, तो 3 बार इसको काटना, तो 1,1,1 ऐसे लिया। फिर तीसरा वर्ड लिया इसने रिवर, तो इसने यहाँ पे देखा रिवर कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार है, तो उस हिसाब से रिवर 1,1 जितने भी होंगे काउंट किए बढ़ाता जाएगा, ठीक है। बढ़ा तो दिया। अब क्या होगा इसके बाद में रिड्यूसिंग, डाटा तो चलो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद में मिल भी गया, अब इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल देखा इसने बियर कितनी बार आया 1, तो इसको यहाँ पे क्या लिख दिया बियर 2, ऐसे सेकंड में लिख दिया कार कितनी बार आया 3 बार, तो कार 3, डियर में है डियर 2, रिवर में है रिवर 2, रिड्यूस कर दिया। और रिड्यूस करके इसने फाइनल रिजल्ट किसको दे दिया, सर्वर को, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट में क्या बियर 2 टाइम्स है, कार 3 टाइम्स है, डियर 2 है, रिवर 2 है, ठीक है। तो ये जो बिग डाटा में हम करते हैं वर्ड काउंटिंग का प्रोग्राम है, इसको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बोलते हैं। जनरली जब कोई लैंग्वेज में हम सीखते हैं तो उसमें सबसे जो छोटा प्रोग्राम बनाते हैं वो होता है प्रिंट हेलो मैसेज, ठीक है। हेलो कैसे प्रिंट करेंगे, तो ये बिग डाटा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है कि बिग डाटा का जो सबसे छोटा एग्जाम्पल होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है, कि कैसे डाटा प्रोसेस हो रहा है। अब ये समझे ये डाटा क्या बहुत बड़ा डाटा है, टेराबाइट्स में या पेटाबाइट्स में डाटा है, और ये डाटा स्प्लिट हो रहा है, देन फिर मैप हो रहा है। मैप मतलब अलग अलग सिस्टम्स के पास जा रहा है ये डाटा, ठीक है। मैपिंग मतलब क्या है कि अलग अलग सिस्टम्स के पास में ये डाटा जा रहा है। तो देन फिर ये सफल हो रहा है, फिर रिड्यूस वाली स्टेप हो रही है, और आखिरी में हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ये छोटा सा हमें फिर आउटपुट मिल रहा है, कौन सा वर्ड कितनी बार आया, वर्ड काउंट प्रोग्राम। तो इससे थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। First we divide the input into 3 splits, तो ये वही चीज है जो हमने एक्सप्लेन की। Now एडवांटेज ऑफ मैपिंग, एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग है ये अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग से हमें क्या होता है, तो कई सारे लोग मिलते हैं, आपसे एक सिस्टम की कितनी कैपेबिलिटी है, कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं ना हम, कैसे भाई एक कोई स्टिक है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, बट जब आप एक साथ 10 स्टिक लेते हैं तो उनको आप नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो पावरफुल होते हैं। ऐसी एक मशीन है, सिंपल सी मशीन है वो भले, ठीक है, उसमें कोई पावर नहीं है, उससे हम वो काम नहीं कर पाएंगे। बट जैसे वो 10 मशीन हो गई तो सोचो 10 मशीन की कंबाइंड पावर बहुत हो गई, ठीक है। तो वो चीज हमें यहाँ पे मिल जाती है, जो हडूप सिस्टम है या ओवरऑल जो सिस्टम है इसके अंदर ये चीज मिल जाती है कि पैरेलल प्रोसेसिंग करके हम एक बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज पैरेलल प्रोसेसिंग, या ये जो यूज करता है डिवाइड एंड कॉन्क्वेर पैराडाइम, ठीक है। ये अपने अंग्रेजों के टाइम पे ये वर्ड सुना था, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। तो ये वही वाला टेक्नोलॉजी है, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। बड़ी प्रॉब्लम है उसको डिवाइड करना, बहुत बड़ा डाटा है, एक जगह स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम डिवाइड करते हैं छोटी छोटी लोकेशन पे। प्रोसेसिंग है, एक मशीन प्रोसेस नहीं कर सकते, उस प्रोसेसिंग को भी हम छोटे छोटे लेवल पे डिवाइड कर दें, तो ये चीज हम कर सकते हैं। डाटा लोकेलिटी, instead of moving data to the processing unit, we are moving the processing unit to the data in the MapReduce framework.
तो छोटी छोटी मशीन पे वहीं पे वो काम हो जा रहा है। अब काम सर्वर पे नहीं हो रहा, काम हो रहा तो छोटी मशीन से वहीं पे वो काम हो रहा है। देखो जैसे हम एग्जाम पे आते थे, CCC एक एग्जाम उनका कराते थे, हम सिर्फ यहीं पे कराते थे, लखनऊ में एग्जाम कराते थे शुरुआत में, बट कैंडिडेट ज्यादा हो गए, ठीक है, कैंडिडेट ज्यादा हो गए। तो अब हम करें यहाँ पे एक जगह पे एग्जाम करा पाना, भाई हमारी भी कैपेसिटी है, 100 200 500 लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता। तो क्या किया जाए इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने कहा दूसरे जो लोकेशन है वहां पे भी सेंटर बनाए जाए, ठीक है, दूसरे जो लोकेशन हैं वहां पे भी से। अब चलो दूसरे बना तो देंगे, पर वहां पे क्या है, बच्चे वहां पे हैं, सेंटर वहां पे है, तो क्यों ना वहीं पे एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, ठीक है। हमने देखा भाई कानपुर से गया बच्चा इधर आ रहा, क्यों ना उन 1000 बच्चों का एग्जाम वहीं पे करा दिया जाए, तो यहाँ आने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रोसेसिंग भी वहीं पे, जैसा हमारा सेंटर यहाँ पे बचे एक सेंटर वहाँ पे हम हायर कर लेंगे, मिल जाएगा सेंटर, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्या कर दिया हमने, पहले क्या हो रहा था, डाटा यहाँ पे आ रहा था, अब हम डाटा को ना बुला के क्या करें, प्रोसेसिंग यूनिट को वहां भेज देते हैं कि तुम वहीं पे प्रोसेस करके आ जाओ डाटा, ठीक है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि हम डाटा को मूव करते थे, ठीक है। जैसे ये अप्रोच है, ये यहाँ पे मास्टर है, ये जो स्लैब है, स्लैब सारे इसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा डाटा प्रोसेस करो, हमारा डाटा प्रोसेस करो। एक एग्जाम हो रहा था, वो सिर्फ दिल्ली में ही एग्जाम हो रहा, क्या हुआ, सारे के सारे लोग कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे एग्जाम देने, ठीक है। उसके अपने एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, भाई उनको फायदा हो जाता है, उनको एक लोकेशन पे मैनेज करना आसान हो जाता है जो ऑर्गेनाइजिंग वाले हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये कई सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कई सारे बच्चे आ ही नहीं पाते, काफी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो फिर उस चीज से बचने के लिए ये यहाँ पे हडूप में सिस्टम मिल रहा है, मूविंग प्रोसेसिंग यूनिट टू द डेटा, ठीक है, कि आप डाटा को यहाँ ना बुलाओ, आप प्रोसेसिंग यूनिट वहीं भेजो, ठीक है, वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर दो। तो वो क्या दिल्ली में एग्जाम ना करा के जितने बड़े बड़े शहर हैं सब जगह आप सेंटर बना दो, और भाई दिल्ली से 2 बंदे वहां भेज दो जो सारे एग्जाम को मैनेज कर देंगे, भाई वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे, और डाटा भी वहाँ पे है, मैंने हमें क्या चाहिए, डाटा और प्रोसेसिंग यूनिट, और एक बंदा चाहिए जो उन सारी चीजों को मैनेज कर ले इफेक्टिवली। तो इसमें फिर हमें ये फायदा कॉन्सेप्ट यूज होता है हडूप के अंदर, या अपने प्रोड्यूस जो अप्रोच है वो यही कि प्रोसेसिंग यूनिट वहीं पे है, ठीक है। कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाला है वो यही यूपी का है, लखनऊ में उसका एग्जाम हो रहा है, उसको भी फायदा हो गया, और प्लस 1000 लोगों को वहां मूव करने से अच्छा दिल्ली से 2 लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो दिल्ली से 2 लोग आके यहाँ पे अपना एग्जाम में स्मूथली करा के चले गए, और उन्होंने अपना खुद का भी यूज नहीं किया, उनका जो प्रोसेसिंग पावर है, जो स्टोरेज पावर, वो सब यही की लोकल यूज की, यही लोकल का किसी कॉलेज में सेंटर बना दिया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों अप्रोच में, ठीक है। तो पहली अप्रोच में क्या है, डाटा को मूव करते हैं हम सेंट्रल सर्वर पे, दूसरी अप्रोच में क्या करते हैं, प्रोसेसिंग पावर को हम मूव कर देते हैं कि भाई लोकली वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, हमें सिर्फ आउटपुट मिल जाए, हमें सिर्फ आउटपुट से मतलब वो हमें मिल जाए, लोकल वहीं पे वो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और मैप्रोड्यूस अप्रोच में। Usage of Hadoop MapReduce is a programming model and processing engine that has been widely used for large scale data processing. तो ये छोटी मोटी जगह पे यूज नहीं होगा, ठीक है। अभी अब एग्जाम देने आए, दिल्ली में 10 लोग एग्जाम देने आए हैं, उसमें से एक बंदा यूपी का है, एक बंदा एमपी का है, अब तुम जो एमपी में एक सेंटर बना दें तो उस केस में फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 50,000 लोग यूपी से एग्जाम देने आए, 50,000 एमपी से एग्जाम देने आए, उस केस में आप यहाँ सेंटर बनाते हो तब फायदा होगा। तो जब डाटा बहुत ज्यादा होगा ना, तब इसका हडूप का कोई रोल है, हडूप का कोई फायदा होगा। अदरवाइज जब डाटा नहीं है, छोटा है, बिग डाटा नहीं है, तो फिर इसका कोई उसका एडवांटेज नहीं। हडूप MapReduce वेल सुटेड फॉर बैच प्रोसेसिंग, ये ऑफलाइन प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है। बेसिकली ये बैच प्रोसेसिंग जो हो रही है, एक सिंगल मतलब एक बार इसको डाटा दे दिया, उसको प्रोसेस करते रहो, ठीक है। उसको हम ज्यादा वो नहीं कर सकते, बार मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक बार जो डाटा है उसी को वो प्रोसेस करते रहो। तो ये एफिशिएंटली मैनेज करता है, तो ये रियल टाइम डाटा को ज्यादा मैनेज नहीं कर पाता। लॉग प्रोसेसिंग है, तरह तरह की सर्वर पर लॉग फाइल जनरेट होती है, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन आगे पास में भी देखेंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब एक डाटा से हमें दूसरे डाटा को कन्वर्ट कर देना, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे सपोज हमें CBSE ने रिजल्ट कैलकुलेट किया 20 लाख लोगों का, ठीक है,
तो अब जब हम यहाँ पे यूपी में प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ जो हमारा यूपी से रिलेटेड, हमें देखना यूपी के टॉप 10 कौन से हैं, ठीक है, हमें पूरे उससे कोई मतलब, हमें देखना यूपी के टॉप 10 कौन से हैं। तो हमने किसी अपने पोर्शन वाले डाटा से, तो हमने क्या किया, अपना वाला पोर्शन एक अलग कर लिया उसमें से, ठीक है, हमने एक फिल्टर लगा दिया उसके अंदर, एक फिल्टर कर दिया कि जो यूपी जहाँ पे सिटी यूपी है वो वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पे आया, तो वो जो डाटा है उसको हम अपनी प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। तो हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो वो डाटा को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते इतने बड़े डाटा पे, एक बार जो डाटा बन जाता है वो फिक्स रहता है, उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज करेंगे तो दूसरा डाटा बनेगा, ठीक है, दूसरा डाटाबेस बनेगा, उसी डाटाबेस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होती है। Then ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ये कर सकते हैं हम, बहुत बड़ी जो डाटा है अल्टीमेटली तो हम उसमें से क्या करते हैं, कुछ मीनिंगफुल डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, तो ये ETL प्रोसेस जो टेक्सटाइल यूज करते हैं उसको ETL बोलते हैं, इसमें टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ग्राफ प्रोसेसिंग, तो ये कई सारे एप्लीकेशन है ग्राफ प्रोसेसिंग, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो डाटा होता है वो क्या ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, लिंक जहाँ पे बंदा है ना वहाँ पे वो क्या जाता है, जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो क्या है ग्राफ, ठीक है, तो वो कंप्यूटर में यूज होता है, तो जो ग्राफ प्रोसेसिंग है वो इसमें कर सकते हैं। हाँ सर, डाटा माइनिंग वही चीजें कैसे हम जो अल्टीमेट जो चीजें हैं, डाटा माइनिंग बोले या मशीन लर्निंग बोले या जो डाटा एनालिसिस, कि हमें जो डाटा है डाटा में से कैसे जो छिपे हुए पैटर्न निकालें जिनको हम अपने बिजनेस बढ़ाने में यूज कर पाए। हाँ, तो बेसिकली क्योंकि डाटा में है ऐसा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं, जो भी डाटा है डाटा के अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपके काम का है, बस हमें उसको ढूंढना है, किसी तरीके से वो मिल जाए, और उसी के लिए फिर ये सारी चीजें हैं, एनालिसिस जो पूरी कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी इसी के लिए है, तो कैसे डाटा को एनालिसिस किया, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउस, डाटा एनालिसिस, ये सब मिलती जुलती टर्म है, ठीक है, और अल्टीमेट गोल हमारा यही है, जो डाटा है हमारे पास में यूज डाटा है उसमें से कैसे कुछ अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालें हम, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, तो अल्टीमेट गोल यही है इन सब चीजों का। रिकमेंडेशन सिस्टम जो हम यूज करते हैं, आप देखेंगे नेट पे भी जब कोई आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आप देखेंगे अगली बार भी उसी से मिलते जुलते एडवर्टाइजमेंट आपको आते हैं, तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम, या नेटफ्लिक्स है तो वहाँ पे यूज करते हैं हम रिकमेंडेशन सिस्टम, या अमेजन पे भी आप देखेंगे जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो उसके साथ में कॉम्बो ऑफर में दूसरे प्रोडक्ट भी दे देता है। डेटा एग्रीगेशन में प्रोड्यूस कैन एफिशिएंटली एग्रीगेट मतलब समराइज डाटा, जैसे हमने अभी देखा कितना बड़े डाटा को उसको समरी फॉर्म में हमें ला दिया, तो वहाँ पे एग्रीगेशन में यूज कर सकते हैं टॉप सेलिंग मॉडल कौन से हैं या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, टॉप स्कोर किन बच्चों ने किया, तो वो सारी चीजें हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीनोमिक डाटा एनालिसिस बायोलॉजी में यूज होती है ये टर्म, तो ये चीज हुई। देन थोड़ा सा अपने हडूप के बारे में समझा दें, अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ नहीं देखो, ये बस वर्ड भी अगर हमें याद रह गए तो भी काफी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, हाँ भाई कोई बोले यहाँ ये बिग डाटा हमने सुना है, एचबीएस हमने सुना है, फेसबुक हमने सुना है, ये चीज रहेगी, क्योंकि ये एक्चुअली में इसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें टूल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, इतने टूल यूज हो रहे हैं कि वो एक बात में आप याद रख ही नहीं पाओगे जब तक आप उनका अच्छे से आपने यूज नहीं किए होंगे। जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज यूज कर लेते हैं तब तो याद रहती है, सुनने के बाद वो चीज याद नहीं रहती, ठीक है। और सेशन के एंड में, ठीक है, ये तो चलो वो टेक्नोलॉजी है जो हो सकता है आप यूज करें या यूज ना भी करें, ठीक है, बट सेशन के एंड में टाइम मिला तो फिर एक ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपनी ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में उसका आपको यूज होगा, ठीक है। नहीं सर, वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो देखेंगे एंड में वो सबसे एंड में रहेगा जिससे क्यूरियोसिटी बनी रहे। हाँ ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम उसको पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिशियल लाइफ में भी, ठीक है, क्योंकि वो आपके उसका नहीं है तो बता नहीं सकते, जब सेशन खत्म हो जाएंगे सारे तो हम पर्सनल जो भी बताना चाहें बता सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं।
क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो रही है ना, तो बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो वो जब हमारा सेशन खत्म होगा बस 5 मिनट से ज्यादा भी लूंगा आप लोगों के, बस 4-5 मिनट भी दे देंगे तो वो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। और वो काम की चीज है, इतना बता दूं, वो काम की चीज है। काम की चीज है कि उसको ऑफिशियल के साथ साथ हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए, बाकी सस्पेंस सेशन के बाद उसको तो हम यूज कर रहे थे। अभी आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट हमने देखा, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर चाहता होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं आरडीबीएमएस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरेकल, साइबेस, इंडेक्स, माइस्क्यूएल, कुछ लोगों ने सुने होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एमएस एक्सेस भी वो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे टूल क्या है, यहाँ पे जो डाटा है टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, टेबुलर फॉर्म में। एक टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉय की टेबल है, प्रोडक्ट की टेबल है, कस्टमर की टेबल है, और उनका उसमें अंदर डाटा है। तो वो बहुत मतलब अच्छा डाटा माना जाता है। उसको प्रोसेस करना और मैनेज करना बहुत आसान है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर स्ट्रक्चर डाटा है तो आरडीबीएमएस के अलावा ये हडूप कुछ यूज नहीं करेंगे। अगर डाटा आपका स्ट्रक्चर है तो आरडीबीएमएस से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। हडूप कब है, जब डाटा बहुत बड़ा है और अनस्ट्रक्चर्ड है, तब हम इसको हडूप को यूज करेंगे। तो जो ये होता है, इसमें स्कीमा होती है। स्कीमा मतलब टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि टेबल जो होती है, एक टेबल का अपना स्ट्रक्चर होता है। टेबल का नाम क्या है, टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन से हैं, उन कॉलम की डाटा टाइप क्या है, तो वो सारी चीजें जो होती है उसको मिला के बोलते हैं क्या, स्कीमा, ठीक है। या टेबल की कैबिनेशन, तो वो उसके अंदर होती है आरडीबीएमएस के अंदर। और क्वेरी लैंग्वेज, और इसके अंदर हम एक क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी टूल है, टूल को यूज करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज को बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज आसान होती है, ठीक है। ये लैंग्वेज बहुत मुश्किल नहीं होती है। आपने उसमें देखा हुआ है, एमएस एक्सेस में भी 2 लोग ट्रेनिंग किए होंगे। और प्लस मतलब सिंगल लाइन की कमांड होती है, तो सिंगल लाइन की कमांड को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो कमांड भी फिक्स है, 10 से 12 कमांड है जिससे आपका काम चल जाता है। क्रिएट टेबल, इंसर्ट डाटा, और कोई रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है तो सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, और कंडीशन लगानी तो कोई कंडीशन लगा के रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहले ये यूज होती थी, अभी भी यूज होती है, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है अगर डाटा स्ट्रक्चर्ड है तो। आरडीबीएमएस सिस्टम आर डिजाइन टू एडहेयर टू एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये डाटा डीबीएमएस की प्रॉपर्टी होती है, एटोमिसिटी और की जो डाटा है, ठीक है। बेसिकली ये उससे रिलेटेड है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है डाटाबेस के अंदर, वो एक तरह से वैलिड ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन जो है वो होता है, जैसे एक प्रॉपर्टी देखें, एक हर एक ट्रांजैक्शन अपने आप में क्या है, सिंगल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एटोमिसिटी, देन कंसिस्टेंसी, फिर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन हमने किया, ठीक है, इनके अकाउंट में से इनके अकाउंट में हमें 100 रुपए ट्रांसफर करने, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या होगा, इनके अकाउंट को रीड करेंगे, दूसरी स्टेप में इनके अकाउंट से हम ट्रांसफर कर देंगे 100 रुपए, तीसरी स्टेप में इनके अकाउंट में क्या कर देंगे, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 100। अब बीच की स्टेप पे, बीच में वो हो गया, इनके अकाउंट से हमने 100 रुपए ट्रांसफर किए, उसके बीच में फेलियर हो गया, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंचा है। यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर तो कर दिए, बट इनका जो बैलेंस अपडेट करना था वो अपडेट नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सब की सब आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। भाई इनका दोनों के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन चल रही है, इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन चल रही है, उनका आपस में कोई लिंकअप नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्क यूनिट है। तो देन आती ड्यूरेबिलिटी में, जो ट्रांजैक्शन हमने कर दी है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि जनरली ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो रैम के अंदर होती है, हार्ड डिस्क पे सेव नहीं होती, तो तुरंत हमें उसको सेव कर देना चाहिए, तो ड्यूरेबल वो मानी जाती है। तो कमिट एक स्टेटमेंट होता है, उसको यूज करके हम कर सकते हैं। तो आरडीबीएमएस is suitable for application where data relationships are well defined and there is need for complex querying. तो इसमें हम सारी चीजें कर सकते हैं, क्वेरी और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बट डाटा सारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये बहुत बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब होती है, आरडीबीएमएस get exponentially slow as the data becomes large. तो जब डाटा बहुत बड़ा हो जाता है, टेराबाइट में, जो उसकी भी एक कैपेसिटी है मैनेज करने की, जब इतना बड़ा डाटा हो जाता है तो फिर ये थोड़ा स्लो हो जाता है उसको मैनेज करने में। और ये स्ट्रक्चर्ड है, एनी चेंजेस माइट रिक्वायर डाउन टाइम,
ठीक है, अगर हमें टेबल में कुछ चेंज करना है, टेबल में कॉलम और ऐड करना है, ठीक है, तो ये इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल है, उस टेबल में इसलिए एक कॉलम और ऐड करो। तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना तो आसान है, बट एक कॉलम इंसर्ट करना अपने आप में एक थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। और इट इज फॉर स्पार्स डाटा सेट टू मच ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग नल वैल्यू। स्पार्स डाटा सेट मतलब ऐसा रिकॉर्ड या डाटा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं स्पार्स डाटा सेट। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आरडीबी में सूटेबल नहीं है। तो वहां फिर हम यूज करते हैं HBase। HBase इज ओपन सोर्स एंड ओपन सोर्स है ये भी, ठीक है, अपाचे का ही प्रोडक्ट है और Hadoop के साथ अच्छे से काम करता है। इट इज कॉलम ओरिएंटेड एंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबल, ठीक है। तो इसमें दो टर्म यूज किए हमने, कॉलम ओरिएंटेड, ठीक है। अभी तक जो हम आरडीबी में जो हमारा डाटा वो क्या है, रो ओरिएंटेड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हमें डाटा को रीड करना है, एक्सेस करना है, ठीक है, तो रो के हिसाब से डाटा रीड करेंगे, ठीक है। जैसे ये सपोज पहली रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड रो है, तो रो के हिसाब से डाटा हम ट्रैक करेंगे। कोई भी रिकॉर्ड है, वो कई बार कॉलम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ऐसे में फिर वो ढूंढना रिकॉर्ड को एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जब डाटा बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो उसमें से ये मालूम करना है। तो हमारे पास में जैसे ये टेबल है, ठीक है, प्रोडक्ट की टेबल है, सपोज यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये कस्टमर और भी कई सारी जो है इंफॉर्मेशन है। अभी दो ही कॉलम हम इसके अंदर मानते हैं, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, अलग अलग उसके अंदर ये डाटा है। और ये टेबल बहुत बड़ी है, ये टेबल बहुत बड़ी है। तो इसको हमने बोला भाई हमें बताओ, जो कोई प्रोडक्ट है, सपोज ये प्रोडक्ट है, ये वाला मोबाइल, एप्पल का फोन, कितने कस्टमर्स ने खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम क्या करेगा, पहले रो के पास दिया और पहली रो में देखा क्या उसका प्रोडक्ट में एप्पल फोन है कि नहीं है, फिर वो दूसरी रो के अंदर गया, तीसरी रो के अंदर गया, तो ऐसे वो एक एक रो के हिसाब से सर्च करेगा, ठीक है। बट जो हमारा HBase है, HBase क्या है, कॉलम ओरिएंटेड है, ठीक है। HBase क्या है, कॉलम ओरिएंटेड है। तो अभी हम कैसे सर्च कर रहे थे, यहाँ से एक रो, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम ये रो सिलेक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट, कस्टमर नेम, मोबाइल, एड्रेस, एक रिकॉर्ड, ये सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। अब जो आरडीबी में कैसे सर्च करेगा, पहले इस रिकॉर्ड के पास गया, यहाँ पे देखा क्या ये प्रोडक्ट क्या है, एप्पल, सैमसंग, एप्पल, और भी कई सारे डेटा, और ये डाटा बहुत बड़ा है, ठीक है। ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत बड़ी है, हमने तो 4 रिकॉर्ड लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे अमेजन का, तो अमेजन के पास पता चला 4 लाख रिकॉर्ड्स हैं। तो इसमें जब सर्चिंग होगी, तो सर्चिंग में क्या होगा, हमने पूछा कि भाई देखो जो एप्पल का फोन है वो कितने लोगों ने खरीदा है, तो वो क्या सर्च करेगा, पहले फर्स्ट रो के पास गया, देखा एक प्रोडक्ट इक्वल टू एप्पल, देन काउंट इक्वल टू 1, सेकंड में गया, एक प्रोडक्ट इक्वल टू एप्पल, देन, तो एक एक रो एक्सेस करा पूरी, पहले ये रो पढ़ी इसने, फिर ये रो चेक की, फिर ये रो चेक की। तो ये होता है आरडीबी में। बट जो HBase है हमारा, ये क्या, कॉलम ओरिएंटेड है। तो ये कॉलम ओरिएंटेड में क्या करेगा, ठीक है, इसको बोला कि भाई देखो एप्पल प्रोडक्ट किसने खींचा, तो ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड रहेगा अपना, इसका काम कहाँ तक है, यहाँ तक, बाकी डाटा अलग करके, ठीक है। तो इसमें ये काउंट कर लेगा किसको, ये एप्पल कितने लोगों ने खरीदा है, काउंट फंक्शन लगा, तो बाकी इतना सारा जो डाटा है वो कहाँ, उसको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, कॉलम ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये फर्क है रो ओरिएंटेड और कॉलम ओरिएंटेड में, तो ये काम जल्दी कर देगा। हाँ, हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है कि इसमें हमें और ऐड करने हैं, ठीक है। क्योंकि स्केलेबिलिटी ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फीचर होता है, स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है। Hadoop भी क्या है, कि स्केलेबल है। स्केलेबल क्या है, सपोज हमने उसमें 10 नोड लगाए हुए हैं, 10 उसके एम्प्लॉई हैं, ठीक है, 10 नोड लगाए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अब काम हमारा बढ़ गया, फिर क्या करेंगे हम, काम बढ़ गया तो क्या करेंगे हम, नए और लोग लाओ, भाई रिक्वायरमेंट देते ना उसको कि काम बढ़ गया, 2-4 लोग और लेके आओ, ठीक है। तो वही चीज है,
ठीक है। तो हमने अब वहाँ पे ठीक है, हमने 4 लोग और लगा दिए काम पे, फिर और काम बढ़ गया, हमने 4 लोग और लगा दो, फिर एक ऐसी लिमिट हुई कि कितने लोग बनाएंगे, ऑफिस में जगह ही नहीं है तो बैठने की, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे समझेंगे, स्केलेबिलिटी क्या है कि हमें इसमें सपोज 10 लाख रिकॉर्ड हैं, ठीक है, और इसमें हम 10 लाख रिकॉर्ड और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबल, इसके अंदर हम 10 लाख रिकॉर्ड और ऐड कर देंगे, तब भी इसके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। भाई स्केलेबल फीचर होना चाहिए, ये फीचर बहुत अच्छा होता है कि ताकि हम काम को और ज्यादा बढ़ाएं तो हमें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ा दें उसमें तो हमें परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना आए, ठीक है। भाई हमें काम ज्यादा हो गया, हमने नंबर ऑफ नोड बढ़ा दिए, ठीक है, तो हमारे सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, वो आसानी से, तो स्केलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया, ठीक है। फिक्स अगर हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिक्स नहीं होना चाहिए। तो स्केलेबल इसमें यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्केलेबल, और ये सारे होते हैं। So both RDBMS and HBase can scale, but HBase is opposition for its horizontal scalability in distributed, ठीक है। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी भी जुड़ी हुई है।